हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ग्रामीण परिवेश हम पढ़ रहे थे लेखपाल के लिए, इसमें एक क्लास हो चुकी है। आज हम आगे करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं गाँव क्या होता है, गाँव कैसे बनता है, किसको गाँव कहा जाता है, किसकी अनुमति से गाँव बनता है, इस सब को हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। और पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा आप लास्ट तक। 40 से 45 क्लासेस होने वाली हैं। कोशिश करूंगा जल्दी आपको पूरा ग्रामीण पढ़ा दूं, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और हमारी हिंदी की क्लास आप पहले देख सकते हैं, मैंने हिंदी करा दी है 27 क्लासेस। उसमें थोड़े अभी रस छंद अलंकार बचे हैं, ये जल्दी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत, जिनकी वजह से हम क्लास ले पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, ये गांव क्या है। हमने बहुत बार यूज करते हैं गांव, ग्रामीण क्षेत्र। हम बोलेंगे आपसे गांव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? गांव क्या है, आप क्या कहोगे कि गांव क्या होता है? परिभाषा क्या होगी गांव की? यह गांव का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जो गांव का उल्लेख मिलता है सबसे पहले वो वैदिक साहित्य में मिलता है। किसमें? गांव का उल्लेख जो मिलता है किसमें मिलता है दोस्तों? वैदिक साहित्य में। तो आप लिख सकते हैं गांव का सर्वप्रथम वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें इसको, मेरे साथ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। तो गांव का सर्वप्रथम वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांव का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में। अब दोस्तों गांव कहेंगे किसको, या गांव अनुमति किसकी मिलने पर गांव घोषित किया जाएगा? दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में राज्यपाल जी हैं हमारे। अगर किसी एरिया को, किसी भौगोलिक क्षेत्र को राज्यपाल ये घोषित कर दे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तब जाके वो गांव कहलाता है। उसकी कंडीशन क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी, हम एक एक पढ़ने वाले हैं इसको। गांव कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बोल सकते हैं कि राज्य सरकार का भी कौन सा पद, जो राज्यपाल है, राज्यपाल द्वारा कोई भौगोलिक ठीक है, राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा कोई क्षेत्र जिसे ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया हो। दोस्तों हम गांव कहेंगे किसको? गांव उसको कहेंगे जो भी राज्य सरकार में भी कौन? राज्यपाल द्वारा कोई क्षेत्र जिसे ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया हो, मतलब राज्यपाल जी ने गांव घोषित कर दिया, उसको क्या कहेंगे? गांव कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है गांव क्षेत्र करेगा क्यों? मतलब गांव क्षेत्र राज्यपाल जो हैं ये क्यों करेंगे? इसकी भी तो कोई कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसे थोड़ी ना कि हमने किसी को भी गांव कर दिया। तो दोस्तों सब हम लिखेंगे। तो दोस्तों गांव कहेंगे किसको, गांव की शर्तें क्या हैं? तो दोस्तों लिखेंगे क्या? गांव घोषित होने के लिए निम्नलिखित शर्तें, मतलब गांव घोषित कब करेंगे, इनकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम पहली शर्त की बात करें कि उसकी जो जनसंख्या होनी चाहिए, जिस क्षेत्र को राज्यपाल जी ने गांव घोषित किया है उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 से कम।
ठीक है। जिस भी क्षेत्र को राज्यपाल जी ने गांव घोषित किया है उसकी जनसंख्या 5000 से कम होनी चाहिए, से कम हो। दूसरी अब बात आती है दोस्तों उसका जनघनत्व कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो गांव क्षेत्र घोषित किया है उसका जो जनघनत्व है वो जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 400। जनघनत्व 400 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या होना चाहिए, इसका जनघनत्व होना चाहिए कितना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरी जो कंडीशन है उसकी, तीसरी क्या है, वहां का जो व्यवसाय होना चाहिए। अब बताओ मुझे दोस्तों, जब गांव है तो उसका व्यवसाय क्या होगा, कृषि, कृषि तो होगा। तो जो व्यवसाय है इसका, मेरे साथ साथ नोट करते चलें, जो व्यवसाय है जो गांव में उस क्षेत्र में जो कृषि करने वाले लोग हैं कम से कम 25% होने चाहिए, है ना, कम से कम 25% बोल सकते हैं। उस क्षेत्र में कम से कम 25% लोग खेती करते, मतलब उससे जो राज्यपाल जी ने जिस क्षेत्र को गांव घोषित किया है उसमें कम से कम 25% लोग जो रहते हैं उनका 25% लोग खेती करते हों। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन है किसकी, गांव घोषित होने के लिए। अगर मैं बात करूं गांव का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि। याद रखना आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा यहां से कि भैया गांव घोषित होने के लिए उस कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग उनका जो व्यवसाय है वो कितना कृषि होना चाहिए, कितनों का, 25% का, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब बात करेंगे हम किसकी, व्यवसाय की, क्या, जो गांव का व्यवसाय है। तो एक पॉइंट बना दीजिएगा मेरे साथ, दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं आप वैसे वैसे इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आसानी होगी, ठीक है, याद करने में। अब हमने क्या बात करी, गांव का व्यवसाय क्या होना चाहिए, गांव में कितने लोग व्यवसाय करते हों, या उनका जनघनत्व कितना हो, उनकी मतलब और जनसंख्या कितनी हो, ये। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके जो ग्रामीण, अभी मैं आपके शब्द यूज कर रहा था ग्रामीण। अब दोस्तों ग्रामीण किसको कहेंगे, या गांव देहाती बोलते हैं जिसको, या गांव वाले किसको कहेंगे। तो दोस्तों जो गांव में निवास करते हैं, मैं ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, गांव में अभी इसमें 1-2 पॉइंट आएंगे। गांव में निवास करने वाले लोग, गांव में जो निवास करते हैं उनको क्या कहेंगे, ग्रामीण। अब दोस्तों ग्राम सभा किसको कहेंगे, एक चीज और भी तो है, ग्राम सभा। अब दोस्तों ग्राम सभा किसको कहेंगे, तो ग्राम सभा उसको कहेंगे जो भी मतदाता सूची होती है उसकी, ग्राम सभा की, उसमें जो दर्ज लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्राम सभा, है ना। तो क्या कहेंगे, मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीण, मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीण, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत समिति किसको कहेंगे, ग्राम पंचायत समिति किसको कहेंगे, एक ये भी तो आता है ग्राम पंचायत समिति। अब दोस्तों मैंने क्या बोला आपको, ग्राम सभा मतदाता सूची में दर्ज लोग, है ना। अब ग्राम पंचायत समिति जो मतदाता सूची में दर्ज लोग हैं उनके द्वारा जो चुने गए हैं, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, ग्राम सभा द्वारा चुने गए लोग, इनको क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत समिति में जो लोग होंगे वो क्या होंगे, जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए हैं, यही तो होंगे। आगे अगर मैं बात करूं, जो इनकी आपने एक देखा होगा, जो ग्राम पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होगा, इनके जो अध्यक्ष होगा, इधर लिखता हूं मैं, आपने देखा होगा ये, इसका जो अध्यक्ष होगा इसको क्या कहेंगे,
इसको करेंगे दोस्तों ग्राम प्रधान। जो गांव में इलेक्शन होता है ग्राम प्रधान का, वो क्या होता है, ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें जो मेंबर्स होते हैं मतलब सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य कौन से, आपने एक चीज देखा होगा, जब भी प्रधानी के चुनाव होते हैं तो उसमें एक तो अध्यक्ष होता है, दूसरा उसमें मेंबर्स होते हैं। तो जो सदस्य बनते हैं वार्ड मेंबर्स जिसको कहा जाता है, वो कितने हो सकते हैं, 7 से 17। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नोट करके लिखना, 7 से 17 तक हो सकते हैं, 7 से 17 तक हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत में आपसे ये बता भी दिया है मैंने, बट फिर बता रहा हूं कि भारत में कुल गांव कितने हैं, भारत में कुल गांव कितने हैं, भारत में कुल गांव, ये मैंने बता दिया, दोबारा बता रहा हूं, अभी टॉपिक आया है तो ये 240 202 240 202 ये क्या है हमारे पास, गांव है, ठीक है, सॉरी ग्राम पंचायतें, ये दिक्कत होगी, कुल यहाँ पे लिख रहा हूं, कुल ग्राम पंचायतें, ठीक है, सॉरी ये ध्यान नहीं दी, कुल ग्राम पंचायतें कितनी हमारे पास, 240 202। ये दोस्तों सिर्फ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश में, या ये देखो अलग अलग होता है, किसी किसी राज्य में थोड़ा अलग भी होती है ना। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, ये ग्राम पंचायत ये समिति है या ग्राम प्रधान है, जैसे कि हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, उनकी सभाएं होती हैं, बैठक होती हैं, तो ऐसे ही हमारी ग्राम पंचायत समिति की होती है। इसकी कितनी होती है, वर्ष में 2 बार। तो बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है, 2 बैठक होना अनिवार्य है। और दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए, 6 माह का। दोनों बैठकों में अंतर कितना होना चाहिए, दोनों बैठकों में अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 6 माह। ये याद रखने बहुत जरूरी, वैसे मोस्टली पता होती है बट आपको फिर भी याद रखना है, ठीक है, 6 माह का अंतर होना चाहिए। ये नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा नोट्स बनाते हुए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर अब दोस्तों जैसे कि आपने शौचालय देखा हुआ बना हुआ, जो गांव में शौचालय बन रहे हैं, जो ग्राम पंचायत वाले होते हैं, सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा एक ग्राम सचिव देखा होगा लिखा हुआ, अरे एक और देखा होगा अपर निजी सचिव। तो वो क्या होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे, उसको बोलते हैं बीडीओ, है ना, बीडीओ। अब बीडीओ क्या होता है, जो गांव में जो भी गांव का एक जो भी काम हो रहा है योजनाओं का, उनकी देखरेख करता है वो। कौन सा बीडीओ, 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, 2 होते हैं। तो सबसे हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी की। अभी दोस्तों ये टॉपिक खत्म नहीं, अभी गांव पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, बट इसकी थोड़ी भूमिका पढ़ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वीडीओ। इसको क्या कहते हैं, वीडीओ। किसे, ग्राम विकास अधिकारी को। इंग्लिश में बोलते हैं इसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, गांव के लिए एक नियुक्त अधिकारी होता है, एक गांव के लिए एक अधिकारी होता है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है उसकी देखरेख के लिए, इसी को ग्राम सचिव बोला जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, गांव के लिए ये क्या होता है, गांव के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जिसे ग्राम सचिव कहा
ठीक है। ये क्या होता है वीडियो, इसको ग्राम सचिव भी बोलते हैं, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है, जो भी आपकी योजना का काम हुआ है उसकी सबका देख रेख यही करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो होता है ना, दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा काम है इसका, जो गांव में योजनाएं आई, जो गांव में योजनाएं आई उनको गांव वालों तक पहुंचाना भी इसका काम होता है, कि कौन सी योजना ये किसके लिए है, सब काम किसका होता है, ये वीडियो का। तो बोलेंगे क्या क्या लिखेंगे इसमें, इसका कार्य है किसका, वीडियो का। इसका कार्य है, इसका कार्य है, जो योजनाएं हैं, क्या है, जो योजनाएं हैं, ठीक है, इसका कार्य है, यहां पे लिखते हैं जरा, इसका कार्य है गांव के लोगों, इसका कार्य जो होता है गांव के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। दोस्तों क्या है, इसका काम जो होता है, इसका जो काम होता है, वो जो योजनाएं होती हैं वो गांव के लोगों तक पहुंचाई जाती है, कि भैया ये वाली योजनाएं हैं, आप इनका लाभ ले सकते हो। अब दोस्तों ऐसा भी तो होगा, ये रिपोर्ट किसको करता होगा, है ना, जो कार्य इसने किया है, जो गांव में जो योजनाएं चल रही हैं उसको ये रिपोर्ट किसको करता होगा, मतलब बताता किसको होगा कि हाँ ऐसे से हो रहा है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट करता है ना, ये मतलब वीडियो अपनी रिपोर्ट ये वाला जो होता है ब्लॉक प्रमुख अधिकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये खंड विकास अधिकारी, ये अपनी रिपोर्ट इस वाले वीडियो को, याद रखना ये वाला वीडियो है, ये वाला दूसरी वाली भी है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट वीडियो, इसको क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देता है। ठीक है, ये किसे देता है अपनी रिपोर्ट, वीडियो को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर है यहां तक। ये दोस्तों मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, ये बताया मैंने आपको वीडियो के बारे में, क्यों, क्योंकि हम पढ़ लेते गांव में जो कार्य होगा वो कौन देख रेख करेगा, किसको, मतलब गांव वालों को क्या बताएगा, बहुत सी योजनाएं तो हमें पता ही नहीं चलती कौन सी योजना चल रही है भैया, किसका लाभ लेना है, तो ये काम कौन करेगा, हमारा वीडियो। बट ये सिर्फ पेपर तौर पर है, मतलब कागजी रूप में, ऐसे रियल में कोई नहीं बताता भैया। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी तक गांव। अब दोस्तों हम सब बढ़ेंगे, गांव कितने प्रकार के होते हैं, है ना, गांव के प्रकार कितने होते हैं, या ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो एक टॉपिक बना दीजिए आप, गांव के प्रकार। तो गांव के प्रकार कितने होते हैं, तो हम लिख सकते हैं गांव निम्न 4 प्रकार के, गांव कितने प्रकार के होते हैं, 4। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, नंबर 1 कौन सा होता है, तो नंबर 1 होता है दोस्तों कृषि कार्य वाले गांव, कृषि कार्य वाले गांव। अब दोस्तों ये कौन से होते हैं मैं अभी बताऊंगा सबको एक एक करके। कृषि कार्य वाले गांव, यहां पर क्या होता है, यहां पर सारे लोग कृषि का काम करते हैं, यहां पर जो ये जो गांव है इनमें क्या करते हैं, सारे लोग कृषि का काम करते हैं। ठीक है, बोलेंगे जहां पर सभी लोग कृषि कार्य करें, कृषि कार्य करते हों, उनको क्या कहेंगे, कृषि कार्य वाले गांव। दूसरा जो दोस्तों, दूसरा जो होता है गैर कृषि कार्य वाले गांव। क्या होता है, गैर कृषि कार्य वाले, ठीक। अब ये कौन से होते हैं, अब दोस्तों आप बोल रहे हैं, अभी मैंने बताया कि जहाँ कृषि होती है वहाँ गांव कहलाते हैं। अब आपने बोल दिया जहाँ पर सभी लोग कृषि करें वो कृषि कार्य वाले गांव। बिना कृषि कार्य वाले गांव कैसे होते हैं, हाँ दोस्तों होते हैं, जहाँ पर खेती तो होती है
जहां पर गांव मतलब जहां पर खेती तो होती है बट कम होती है ना, क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो लिख सकते हैं हम अभी उसके अलावा कुछ काम और करते हैं, जैसे टेलर हुए, दर्जी मतलब जिसको बोलते हैं, और मिस्त्री हुए, ये लोग ज्यादा होते हैं। तो आप लिखोगे इसमें क्या, जहां पर गांव मतलब जहां पर खेती नहीं होती उन्हें गैर कृषि वाले, जहां पर खेती नहीं होती। दोस्तों मैंने क्या बोल रहा हूं, आप ये मत बोलना कि जहां पर खेती नहीं होती, ऐसा कोई गांव नहीं है, बट होती है बट कम होती है ना, होती है वहां पर कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कृषि कार्य वाले गांव, सॉरी बिना कृषि कार्य वाले गांव। ऐसे गांवों में ज्यादातर शिल्पकार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब मिस्त्री, टेलर, दर्जी, ये जो होते हैं, ठीक है। कृषि नहीं होती बल्कि यहां पर ज्यादातर शिल्पकार होते हैं। मतलब यहां पर ज्यादातर क्या होते हैं, शिल्पकार होते हैं, जो खेती नहीं करते, दर्जी वगैरह करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तीसरा नंबर का होता है उपनगरीय गांव। कौन से होते हैं दोस्तों, उपनगरीय गांव। उपनगरीय गांव कौन से होते हैं, हम उपनगरीय गांव वो होते हैं जिनकी सीमा नगरों से लगी होती है ना, जिनकी सीमा नगरों से लगी होती है। देखो यहां पर कृषि तो होती है, कृषि होती भी है, ये लिखना, कृषि होती भी है और नहीं भी होती। मतलब यहाँ कुछ तो कृषि होती है, कुछ नहीं होती। बट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मोस्टली शहरी जैसा होता है, मतलब जो इनकी सीमा जो लगी होती है वो नगरों से लगी होती है। क्लियर है यहाँ तक। आगे होती है, यहाँ पर कृषि होती भी है, नहीं भी होती, और यहाँ पे लिख देना इनकी संस्कृति नगरों से मिली जुली, मतलब ये जो होते हैं ना नगरों के पास होते हैं। जैसे कि अगर मैं जैसे कि बात करूं, मुरादाबाद है, मुरादाबाद के पास दलपतपुर या कुछ भी ऐसे गांव हैं, इनकी सिटी से मिले हुए हैं। हाँ खेती होती भी है, नहीं भी होती, कम होती है ना, तो इनको क्या कहेंगे उपनगरीय गांव। इनकी जो सीमा होती है ना वो नगरों से मिली होती है। इनकी सीमा भी बोल सकते हैं, इनकी सीमा नगर से मिली होती है। दोस्तों देख तो रहा होगा, देखता हूं एक सेकंड, ठीक, क्लियर है, ठीक है। इनकी सीमा किससे होती है, नगरों से मिली होती है। क्लियर है यहाँ तक। गांव कितने प्रकार के होगा, 3। अभी एक प्रकार और बचा, वो भी लिखिए आप। तो दोस्तों ये हमारे गांव कितने प्रकार के हो रहे हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, मैंने आपको चारों लिखवा दिए। आगे नंबर डालिए चौथा नंबर डालिए आप, कौन सा, एक होता औद्योगिक गांव। चौथा नंबर क्या होता है, औद्योगिक गांव। औद्योगिक गांव कौन से होते हैं, औद्योगिक गांव दोस्तों उद्योग, जहां पर छोटे छोटे कारखाने होते हैं। जिस गांव में छोटे छोटे मतलब कारखाने पाए जाएं, जहां पर कुछ छोटे उद्योग पाए जाए, जहां पर छोटे छोटे कोई उद्योग पाए जाए, उनको क्या कहते हैं, औद्योगिक गांव। दोस्तों ये होते हैं गांव हमारे 4 प्रकार के। अगर इसके आगे हम बात करें गांव की विशेषता क्या होती है ना, गांव की विशेषताएं, एक टॉपिक बना दीजिएगा, गांव की विशेषताएं। दोस्तों थोड़ी परेशानी होती है इस टॉपिक में, क्योंकि ये हम सबके लिए नया टॉपिक है, इसलिए हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं शुरू से, बट ये टॉपिक नया है, तो इतने अच्छे से
एक्सप्लेन करने में थोड़ी परेशानी होती है इसको। तो इसको दोस्तों लिखा हुआ जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको एक एक पॉइंट लिखवाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, क्योंकि पहली बार कोई पढ़ता है पढ़ाता, आप भी पहली बार ही पढ़ लो, समझ में भी थोड़ा कम आएगा। हम भी पहली बार ही पढ़ा रहे हैं, कभी पढ़ा था जब लेखपाल का आया था तब पढ़ा था, बट इतना नहीं पढ़ा था। तो हर चीज़ जो नहीं होती है ना वो थोड़ी परेशानी होती है। क्लियर है? तो आगे लिखेंगे क्या, गांव की विशेषताएं। इसके लिए जैसे गांव की विशेषताएं अगर मैं पहली बात करूं तो क्या होती है, प्रकृति से निकटता, प्रकृति से। अब दोस्तों आपने देखा भी होगा जो गांव वाले लोग होते हैं वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने घरों में पेड़ वगैरह सब कुछ लगाते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीनें होती हैं। बट सिटी में आपने देखा है कहीं पेड़ वगैरह इतना, वो खेतों पर रहना पसंद करते हैं, खुले में रहना पसंद करते हैं। जो हमारे गांव वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं जो प्रकृति से लगाव होता है, बट सिटी से नहीं होता। सिटी से इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास ज़्यादा रहने के चांस ही नहीं मिलते हैं, है ना। तो क्या होगी, प्रकृति से निकटता। दूसरी बात करूँ हम, क्या आकार, मतलब क्या होना है, ये आकार छोटा होना, आकार छोटा होना। मतलब आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आपने देखे होंगे गांव छोटे होते हैं, सिटी बहुत बड़ा होता है ना। आगे लिखेंगे परिवार में एकरूपता, परिवार में एकरूपता। अब परिवार में एकरूपता कैसे, आपने देखा होगा गांव में आज भी कई जो दो चार चार भाई होते हैं वो एक साथ भी रह लेते हैं कभी कभी। आज के टाइम में कम देखने को मिलता है बट रह लेते हैं, फिर भी सिटी में इतना नहीं रह पाते। सिटी में थोड़ा सा अपना हुआ भाई अलग हो जाते हैं तुरंत, है ना, एक कमरे में। बट गाँव में आज भी देखा जाए बहुत जगह तो बहुत ज़्यादा एकरूपता पाई जाती है, एक साथ रहते हैं, संयुक्त जिसको परिवार कहते हैं। तो दोस्तों चौथा पॉइंट की बात करें, धर्म और रूढ़ियों में, धर्म और रूढ़ियों में विश्वास तो सभी को होता है बट इनको ज्यादा होता है, रूढ़िवादी बहुत होते हैं, है ना। कैसे, जैसे कि कोई त्योहार वगैरह आपने देखा होगा, मोस्टली जितनी चीजें आपको संस्कृति गांव में देखने को मिलेंगी ना सिटी में इतनी नहीं मिलती है दोस्तों। वहां तो बैठने के तरीके ही अलग होते हैं। अगर बड़ा भाई है तो भाई साहब मतलब उसको सिरियाना बोलते हैं, एक इधर बोलते हैं, खाट का भी दो तरीके होते हैं, उसे बैठ नहीं सकते। अगर बड़ा भाई आपका इधर बैठा आपके सिरियाने तो वो गलत माना जाएगा। आपको छोटे हो तो इधर बैठेंगे, सॉरी बड़ा भाई सिरियाने बैठता है, छोटा भाई इधर को बैठता है। दूसरों को क्या कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, बट ये गलत होता है। हमसे जो बड़ा होगा वो सिरियाने साइड में बैठेगा खाट के। ये बहुत सारे रूढ़ी हैं, एक विचार, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगला, संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली, ये सिर्फ विशेषताएं चल रही है गांव की। अगर मैं बात करूं एफ की, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है जजमानी प्रथा का महत्व। अब जजमानी प्रथा क्या होता है अभी मैं बताता हूं। जजमानी प्रथा, अब जजमानी प्रथा क्या होती है दोस्तों, जो गांव के लोग हैं वो कुछ लोग वो जानते होंगे जजमानी प्रथा क्या होती है, बट सिटी के मैं उनको बता दूं। जैसे कि जजमानी प्रथा आपने देखा होगा, जो गांव के या हमने जैसे देखा था, हमारे जो दादा थे, ये पापा भी थे उस टाइम तक, आज भी होता है, जो एक नाई होता था, नाई, है ना, नाई। तो वो क्या करता था, वो हफ्ते में एक बार आता था। नाई जो होते थे, सैलून जिसका मतलब जिसको बाल काटते हैं, वो हफ्ते में एक बार आता था। वो क्या करता था, दादा की फ्री में सेविंग करके चला जाता था। हमारे बाल काटता था जब हम छोटे थे, है ना, हमारे पापा की भी, दादा की भी, और हमारे सबके बाल काट जाता था। भाई साहब पैसे नहीं लेता था वो बिल्कुल। हम सोचते थे यार ये पता नहीं क्या, ये दोस्त है क्या दादा का, पता नहीं क्या, हमें क्या पता कौन है, फ्री में बाल काट के जा रहा है। तो जब हमें पता चला, जब थोड़े से बड़े हुए, जब हमारी गेहूं कटती थी, धान कटते थे, आलू होते थे, तो हम क्या करते थे, वो जब गेहूं कटती थी तो उनके लिए मतलब गेहूं जाती थी खाने के लिए, कभी नहीं लेते 6 महीने में, वो गेहूं लेते थे। उसको बोलते हैं जजमानी प्रथा। जो नाई होता था पूरे 6 महीने आपके बाल फ्री में काटता था, बट जब गेहूं आ जाती ना अपने घर में तो वो 1-1.5 कुंटल गेहूं लेकर देते थे उनको। मतलब भाई तू खाने के अनाज पर देते थे उनको, अनाज पर काम करता था, उसको बोलते हैं जजमानी प्रथा। जैसे आप पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, जैसे कुछ होता है तो बोलते हैं नहीं कि पंडित जी के लिए अलग निकाल के रख दो, है ना, ये मतलब ब्राह्मण जी के अलग निकाल के रख दो। या फिर कोई हमारे वो होते हैं कारीगर, मतलब जिसको बोलते हैं बढ़ई वगैरह, उनके लिए अलग से कपड़े आते हैं। जैसा हमारी शादी वगैरह होती है हमारे घर पे, तो जो बढ़ई होते हैं उनके लिए भी कपड़े आते हैं, पंडित होते हैं उनके लिए भी कपड़े आते हैं, जो नाई होते हैं उनके लिए भी कपड़े आते हैं, जो हमारे हरिजन वो होते हैं उनके लिए भी कपड़े आते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों जजमानी प्रथा, हजामत बनाना जो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या थे आपके गांव के प्रकार, गांव की विशेषता, गांव के प्रकार मैंने पूरे करा दिए।
ये इतने ऐसे होते हैं गांव। अभी बहुत सी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी इसमें, नहीं, मोस्टली नहीं पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अब इससे अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ में एक छोटा सा पॉइंट है, उसको नोट करना, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। एक पॉइंट बना दो, राज्य की संरचना, है ना, राज्य कैसे बनता है, ये कोई नहीं, बस समझाना मुझे थोड़ा सा। एक पॉइंट बना दो, राज्य की संरचना। राज्य संरचना मतलब राज्य किस किस से मिलकर बना होता है, सबसे छोटा क्या होता है, बड़ा होता है, थोड़ा सा बताना है सिर्फ। तो दोस्तों सबसे पहले लिखे हम क्या, सबसे छोटा जो परिवार क्या होता है बताओ, व्यक्ति। अरे समाज किससे बनेगा या राज्य किससे बनेगा, व्यक्ति से मिलकर। तो क्या करेंगे हम, व्यक्ति, सबसे छोटा क्या होता है, व्यक्ति। फिर उससे आगे क्या होता है, परिवार। उससे बड़ा क्या होता है, परिवार। अगर मैं इससे आगे बात करूं, फिर आता हमारा गांव, सॉरी मोहल्ला। मोहल्ले को एक चीज और बोलते हैं, क्या, टोला, है ना, मोहल्ला या टोला जिसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा गांव, जिसको क्या कहते हैं, समाज। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, गांव के बाद क्या आता है हमारा, ब्लॉक। क्या आता है दोस्तों, ब्लॉक, जिसको क्या कहते हैं, खंड। क्या बोलते हैं उसको, खंड। जैसा अभी वीडियो पढ़ाया था हमने, खंड विकास अधिकारी, वही। तो खंड के बाद आता है हमारा क्या, तहसील। फिर क्या आता है, तहसील। इसके बाद क्या आता है, फिर जिला। क्या आता है दोस्तों, जिला। क्या आता है, जिला। जिले के बाद क्या आता है दोस्तों, मंडल। ये कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि यूपीएसआई में एक बार पूछा था ऐसा। और मंडल के बाद क्या होता है, राज्य। तो दोस्तों राज्य बनता है इस तरीके से, सबसे छोटा क्या, व्यक्ति, परिवार, मोहल्ला, टोला, गांव, समाज, ब्लॉक, खंड, जिसको बोलते हैं तहसील, जिला, मंडल, फिर राज्य। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से पॉइंट ये क्यों लिखवाए हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है ग्रामीण का, है ना। तो आप याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ व्यक्ति आ रहा है सबसे छोटा, बट जो बुक्स में क्वेश्चन है वो व्यक्ति नहीं माना। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार। क्या माना दोस्तों, परिवार माना सबसे छोटी, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। याद रखना, परिवार नहीं मानेगा सबसे छोटी इकाई, सॉरी परिवार को मानेंगे, ना कि व्यक्ति को, ठीक है, क्लियर है। आगे कुछ पॉइंट लिखना दोस्तों, जो क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे, ब्लॉक खंड, कितने ब्लॉक खंड, मतलब ये ब्लॉक होते हैं, ये मैं लिखवाना चाह रहा था, मेरे भी एग्जैक्टली डाटा याद नहीं रहता, इसलिए मैं लिख कर लाया हूं उसको, ठीक है। यहां से लिखना ब्लॉक, ये खंड, जो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक या खंड है, कितने हैं दोस्तों, 826। कितने हैं, 826। 826, ठीक है। एक दो इधर उधर हो सकता है। अगर मैं बात करूं मंडल की, तो मंडल कितने हैं दोस्तों, 18। कितने मंडल है, 18। अगर मैं बात करूं तहसील की, तो तहसील कितनी है हमारी उत्तर प्रदेश में, ये आंकड़े याद रखना। तहसील है हमारे 350, है ना, 350। अगर मैं बात करूं जिले की, जिले कितने हमारे, 75। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75। अगर मैं बात, बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने, ज़्यादा नहीं रखने। ये क्या होगा दोस्तों, मैंने सिर्फ एक राज्य की संरचना बताई है। व्यक्ति होगा, व्यक्ति से फिर मिलेगा, बनेगा परिवार, परिवार से बनेगा मोहल्ला, जिसको टोला भी कहते हैं, और मोहल्ला, टोले से बनेगा गांव, जिसे समाज कहते हैं। फिर गांव से बनेंगे ब्लॉक, फिर ब्लॉक से बनेगा तहसील, तहसील से बनेगा जिला, जिले से बनेगा मंडल, मंडल से बनेगा राज्य। अब जो टोटल ब्लॉक खंड कितने हमारे पास, जो उत्तर प्रदेश में है, कितने ब्लॉक हैं या खंड है, 826। मंडल कितने हैं, 18। तहसील कितनी है, 350। और जिले कितने हैं, 75। दोस्तों ये सिर्फ राज्य की संरचना थी। अब एक चीज और लिखना है, जरा 2 पॉइंट लिखना है दोस्तों। मैं आपको ज़्यादा ना डीप में नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है। बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, ये मेन है वही कर रहे हैं। अब दोस्तों एक आपने सुना होगा परगना। अब परगना किसको कहते हैं, परगना किसको कहते हैं। और एक और आपने सुना होगा तहसील। एक आपने क्या सुना है, तहसील। इनमें अंतर क्या है। और एक क्या है हमारा, ब्लॉक।
एक क्या है ब्लॉक। अब तहसील क्या है दोस्तों, ब्लॉक क्या है, परगना क्या है। आपने जब सल्तनत काल या ब्रिटिश काल देखा था, है ना, या ब्रिटिश काल नहीं, मुगल काल, सल्तनत काल या मुगल काल में जब राजस्व वसूला जाता था ना, राजस्व जब वसूलते थे सल्तनत काल या मुगल काल में, तो वो उसकी राजस्व एक भौगोलिक इकाई होती थी, राजस्व वसूलने की एक भौगोलिक इकाई होती थी, उसको क्या कहते थे, परगना। गांव की तरह होती थी। क्या लिखेंगे इसमें, सल्तनत काल या मुगल काल के समय राजस्व वसूलने की राजस्व वसूलने की प्रशासनिक ठीक है, क्या थी, राजस्व वसूलने की प्रशासनिक इकाई। आगे बात करें, इसका याद हो कि परगना क्या होगा, जो सल्तनत काल या मुगल काल थी उस समय जो राजस्व वसूलते थे, जो राजस्व वसूलने की एक भौगोलिक इकाई थी या प्रशासनिक इकाई थी, उसको परगना कहते थे, है ना। अगर बात करें हम तहसील या वर्तमान समय में, अब यही जो है ना, इसको जो परगना है सल्तनत काल या मुगल काल में क्या जो इकाई थी, उसी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तहसील। तो वर्तमान में राजस्व वसूलने की प्रशासनिक इकाई क्या थी, जो परगना थी सल्तनत काल या मुगल काल में, वही वर्तमान में क्या है, हमारी तहसील है। ब्लॉक क्या है, अब ब्लॉक क्या है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई, जहां से ग्रामीण क्षेत्र की सभा योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। ठीक है, क्या है, अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे गांव में योजनाएं आती हैं, तो गांव में योजनाएं डायरेक्ट थोड़ी ना आती हैं राज्य से, या गवर्नमेंट डायरेक्ट थोड़ी ना देती है, वो सबसे पहले आती है ब्लॉक में। ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक सब में भेजता है कि ये योजनाएं यहाँ लागू हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसको, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई, यहां से सभी योजनाओं का कार्यान्वयन होता है, यहां से सभी योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। जो भी गांव में योजनाएं आती हैं सबका कार्यान्वयन कहां से होता है, ब्लॉक से होता है। अब एक ही यहां पे एक चीज और याद रखना, क्या कि यहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो होता है ना, यहां का प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, कौन सा होता है, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ होता है, बीडीओ होता है, प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, बीडीओ होता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। ठीक है, मैंने गांव क्या होते हैं, गांव के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार के गांव होते हैं, गांव की विशेषताएं क्या हैं, गांव घोषित होने के लिए कंडीशन क्या है, कितना जनघन चाहिए, कितनी जनसंख्या चाहिए, तो सब मैंने आपको ये बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा अच्छे समझ में आया होगा ये। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, अगर कुछ लगता है कि सर ऐसे कीजिए ऐसे नहीं कीजिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसी को फॉलो करूँगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो मैं उसी को अगली क्लास में फॉलो करूँगा। आपको जो कमी दिखाई दे रही है आप बता सकते हैं, अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी मटेरियल होता है मैं उसी पर डालता हूँ। तो दोस्तों आज की सेवा हम वहीं पर समाप्त करते हैं आज की, कल इससे आगे शुरू करेंगे। तो जाते जाते एक बार फिर देश के जो वीर जवान है एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम, जय हिंद, जय भारत।